गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे AKTU फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के टॉप सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री, जिसका कोड BP2030T है। और उसके बारे में आज हम यूनिट सेकेंड स्टडी करेंगे। एक हम बेसिक नॉलेज आज सेकेंड यूनिट के बारे में जानेंगे। पहले तो हम जानते हैं सेकेंड यूनिट का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं सिलेबस के बारे में, ये सिलेबस हमें दिख रहा है इसमें फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ना है, उसका सिग्निफिकेंस के एनर्जेटिक्स पढ़ने हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस है, जिसका सिग्निफिकेंस पाथवे एनर्जेटिक्स पढ़ना है। सिट्रिक एसिड साइकिल्स है, जिसका पाथवे और सिग्निफिकेंस एचएमपी संट पाथवे, इट्स सिग्निफिकेंस ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे एंड जीएसटी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में पढ़ना है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना क्या होता है, सेकेंड पार्ट है अपना बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम स्टूडेंट पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस एंड मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, और इनहिबिटर ऑफ ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जैसा कि हम देख रहे हैं, मुझे इतनी स्टडी करनी है। एक ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ना है अपने आप को, दूसरा ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ना है, तीसरा सिट्रिक एसिड साइकिल्स पढ़ना है, चौथा है अपना एचएमपी संट पाथवे पढ़ना है, एचएमपी संट पाथवे पढ़ना है, पांचवा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज पढ़नी है, फिर हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ना है, फिर ईटीसी एंड मैकेनिज्म पढ़ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इनहिबिटर ऑफ ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दोस्तों के हम देख रहे हैं कि अब स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये सब हमें स्टडी करनी है। नेक्स्ट हम स्लाइड में अगर देखें कि और अब हमने इन्हीं सब सब्जेक्ट को लेक्चर में डिवाइड कर दिया है कि किस किस लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट लेक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट में हम देख रहे हैं जो है कि फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम एचएमपी संट पाथवे पढ़ रहे हैं। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एचएमपी संट पाथवे पढ़ रहे हैं, फिर उसका सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, उसका डिफिशिएंसी ऑफ G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की ये डिफिशिएंसी क्या होती है। लेक्चर 2 में पढ़ रहे हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ रहे हैं और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा लेक्चर 3 में पढ़ रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, चौथा ग्लाइकोलिसिस, पांचवा सिट्रिक एसिड, चौथा हार्मोन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड है लेक्चर 7 में ईटीसी इट्स मैकेनिज्म, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इनहिबिटर ऑफ ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऐसा करके स्टूडेंट्स हमने इसको 9 लेक्चर में डिवाइड 10 लेक्चर में डिवाइड किया। हर लेक्चर में हम अलग अलग स्टडी करेंगे और डेली हम एक लेक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर हम सपोज यहाँ हम पहले लेक्चर में एचएमपी संट पाथवे और उसका सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, देन we will study about the HMP and pathway and significance of the G6PD. Okay, let's start. हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम ये भी देख रहे हैं कि हमने इसीलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चंस भी दे दिए। यूनिट 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे बेसिकली 30 to 33 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन यूनिट 2 से ही पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखिए मेंशन भी कर दिया था कि कुछ क्वेश्चंस से 1920 में आए थे, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NADH, ATP, UDP एंड NADPH, ये भी क्वेश्चंस आए थे जो है। उसके बाद क्वेश्चन और नेक्स्ट आए थे, जैसा कि हम फॉलोइंग देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, राइट डाउन द पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड एनर्जेटिक्स। तो यूनिट 2 में 10 नंबर क्वेश्चंस आए थे। राइट ग्लाइकोजन मेटाबॉलिक पाथवे, ये देखिए क्वेश्चन 7 नंबर में आया था। उसके बाद हम देख रहे हैं जो 17-18 में आए थे, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलिसिस ऑफ टीसीए साइकिल, कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे जब ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल का प्रोडक्शन हम करेंगे। ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अभी नोट्स में लिख रखा है। व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स क्या था, डिस्कस द ग्लाइकोलिसिस पाथवे, ये भी देखिए 10 नंबर में क्वेश्चंस आए थे स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर गिव द चेम्पी संट पाथवे 7 नंबर में आया था। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये टोटल 33 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से आए थे 1920 में स्टूडेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब हम बात करें स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने बताया लेक्चर 1 के बारे में स्टार्ट करते हैं। एचएमपी संट पाथवे क्या होता है, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे क्या होता है, अब हम उसके बारे में हम स्टूडेंट यहाँ डिस्कस करेंगे।
कि एचएमपी संट पाथवे होता क्या है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है, एंजाइम एक्टिवेट कैसे होती है, एंजाइम डीएक्टिवेट कैसे होती है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो देखा जाए कि एचएमपी, पहले हम बता दें कि एचएमपी संट पाथवे को हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट पाथवे, इट इज आल्सो नोन एज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट पाथवे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के बारे में कहा जाता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर इस नाम से क्वेश्चन आता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट पाथवे या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे, एचएमपी संट पाथवे और उसकी एनर्जेटिक, उसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके सिग्निफिकेंस, उसके साइकिल के बारे में, एचएमपी संट पाथवे होता क्या है, थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो देखा जाए कि पहला पॉइंट है, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मेनली जो एचएमपी संट पाथवे है, इस ये जो पूरी वर्किंग होती है इस पाथवे की, ये एंजाइम का जो फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कहा, साइटोसोल में। ठीक है, साइटोसोल के सेल मेम्ब्रेन में यहाँ क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए एचएमपी संट पाथवे किस टिश्यू को टारगेट करता है, तो देखा जाए एडिपोज टिश्यू और मेमोरी ग्लैंड को टारगेट करता है, थायराइड ग्लैंड को टारगेट करता है, और एरिथ्रोसाइट्स को टारगेट करता है, इसको आरबीसी डब्ल्यूसी को कहा जाता है। मतलब ये सब इसके मेन सोर्सेज हैं जहां ये प्रोसेस, जहां ये पाथवे स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद एक्टिविटी ऑफ दिस पाथवे इज वेरी लो इन द स्केलेटल मसल। एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो स्केलेटल मसल है उसमें इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, फिर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे टू जनरेटिंग NADPH। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ बात करेंगे NADPH और NADH क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं NADPH क्या होता है और NADH क्या होता है, ये दो मेन फंक्शन, दो मेन। तो NADH इन द सेंस कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होना या इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का जनरेट होना, दैट इज कॉल्ड द NADH। क्या, फिर से हम बात करते हैं NADH और NADPH के बारे में। तो हम जैसा कि बताया कि NADH क्या होता है, NADPH क्या होता है। फिर पहले तो जान जाए NADH को बोलते क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और वहां जो H लगा है वो क्या हो रहा है, वो वहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। मतलब NAD मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, यहाँ NADPH जो रहा है, यहाँ ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। इट मींस यहाँ क्या हो रहा है कि जो NADH है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये NADPH क्या है, ये क्या कर रहा है, उस मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करके उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आकर के उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, यहाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर कहीं भी आए NADH NADPH, इतना समझ जाएंगे NADPH क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करना, वे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करना, दैट इज नोन एज NADPH। ठीक है, फिर एक लाइन देखिए यहाँ लिखा है NADH जनरेटिंग ATP फ्रॉम ADP। ठीक है, जनरेटिंग ATP फ्रॉम, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करना, दैट इज कॉल्ड द NADH। फिर इसमें NAD यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड। NADPH कहाँ यूज होता है, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए और स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कन्वर्टिंग ऑफ हेक्सोज इनटू पेंटोज। ठीक है, ये जो इसमें हेक्सोज, इट मींस सुगर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। द 6 सुगर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द 5 सुगर मॉलिक्यूल्स, दैट इज द नोन एज द HMP सेंट पाथवे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेक्सोज HMP सेंट पाथवे में 6 सुगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, किसमें कन्वर्ट होता है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुगर में क्या होता है, ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इनके साइकिल्स के बारे में, इनकी साइकिल कहाँ से स्टार्ट है, इनकी कैसे स्टडी करेंगे, हम ये सब बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखा जाए तो ये देखा जाए कि यहाँ पेंटोज, ये जो पेंटोज इंपॉर्टेंट सबस्टेंस फ्रॉम DNA एंड RNA, मतलब DNA और RNA से ही
पेंटो अभी मैंने प्रीवियस क्लास में एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया था, वहां हमने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, द मिक्सिंग ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, या फिर नाइट्रोजनस बेस एंड इरानिक फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स बनता कहां से है? डीएनए और आरएनए से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, पेंटोज इज इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, मतलब पेंटोज क्या है, ये डीएनए और आरएनए से ही बनता है, लेकिन डीएनए आरएनए से और क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। और वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? नाइट्रोजनस बेस से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और राइबोज शुगर मॉलिक्यूल से क्या बनता है? वो पेंटोज का सबस्ट्रेट बनता है। अब हम बात करते हैं इनके पाथवे की, हम बात करते हैं तो देखा जाए इनका जो पाथवे है वो मेनली डिवाइड है किसमें? 3 स्टेज में। ये जो पाथवे है 3 स्टेज में डिवाइड है। पहला स्टेज है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ठीक है, क्या है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, या मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मींस NADP प्लस NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, फिर हम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की बात करते हैं तो देखा जाए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द प्राइमरी कंपाउंड। हमें बनाना क्या है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करना है प्लस NADPH। इट मींस द इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट कैसे बनता है, आइए हम देखते हैं इस साइकिल्स के बारे में। ये जो साइकिल्स कंप्लीट है, ये साइकिल्स हम पूरी देख रहे हैं, ये हम किसकी साइकिल है? एचएमपी संट पाथवे की, बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। क्या बन रहा है? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। यहाँ जो एंजाइम काम कर रहा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? यहाँ ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब देखा जाए कि ये एक दूसरा कंपाउंड है, ये एक दूसरे क्लास कंपाउंड है, ये लेकिन ये जो एंजाइम यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, इट मींस नए एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है और ये एंजाइम एक्टिवेट हो करके 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस एक चीज और भी ध्यान देंगे, जहां से NADP प्लस मॉलिक्यूल NADPH में कन्वर्ट होगा तो वहां हम समझ जाएंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मॉलिक्यूल्स बाय द एक्टिवेटिंग ऑफ द एंजाइम्स। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? NADP मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? यहाँ रिलीज हो रहा है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है और 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का फॉर्मेशन करने क्या कर रहा है? ये मदद कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंजाइम यहाँ एक्टिवेट हुआ, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन से क्या बना? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन रहा है। सेम क्लास का कंपाउंड है, बस लैक्टोनेज मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या कर रहा है? यहाँ रिलीज हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? यहाँ लैक्टोनेज मॉलिक्यूल यहाँ का क्या कर रहा है? रिलीज हो रहा है। अब यहाँ इट मींस वाटर मॉलिक्यूल से H2O मॉलिक्यूल से H प्लस मॉलिक्यूल का रिलीज हो रहा है। इट मींस यहाँ लैक्टोन से यहाँ लैक्टोनेज एंजाइम वर्क कर रहा है, तो क्या बनना? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, यहाँ एंजाइम क्या? यहाँ भी एंजाइम एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ठीक है, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन क्या बना? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। क्या बना? राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ द 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम एक्टिवेटेड 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज से क्या बन रहा है? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ जो कैटलिस्ट काम कर रहा है, क्या कर रहा है? NADP प्लस, यहाँ फिर देखिए NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। इट माइट द इट मींस द accepting of the electron molecules of the or the oxidation of the molecules, that is known as the Chempy-Shunt pathway। अब हम बात, आई होप स्टूडेंट ये फर्स्ट वाला समझ में, अगर कोई क्वेरी हमारे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करें दूसरा पाथवे, इसका है आइसोमराइजेशन ऑफ राइबोलोज 6 फॉस्फेट टू राइबोज 5 फॉस्फेट। मतलब राइबोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। इसको कैसे? राइबोलोज 5 फॉस्फेट से, सॉरी देयर इज अ एरर फ्रॉम हियर, यहाँ होगा राइबोलोज 6 फॉस्फेट, यहाँ सही कर लेंगे आप। यहाँ होगा राइबोलोज 6 फॉस्फेट से एंजाइम ये क्या करेगा? रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, तो क्या बनेगा? राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है,
राइबोलोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट बने कैसे? बाय द हेल्प ऑफ द फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम काम करेगा? फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर यहाँ जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्या आ गया? 5 फॉस्फोराइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज एंजाइम यहाँ काम करेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट हम जो तीसरा प्रोसेस है, थर्ड वाला, हमने बताया था 3 स्टेज से करते हैं, तो थर्ड वाला प्रोसेस है ये। देखा अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंकेज ऑफ फॉस्फोनॉल पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये थर्ड प्रोसेस है जिससे हम एचएमपी संट पाथवे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ राइबोलोज 5 फॉस्फेट से हम क्या बना रहे हैं? जाइलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या? राइबोलोज 5 फॉस्फेट से जाइलोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द फॉस्फोपेंटोज आइसोमरेज एंजाइम। ये रिवर्सिबल है, इट मींस इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है, बोथ यहाँ पॉसिबिलिटी है। तो देखते कैसे हम जाइलोज 5 फॉस्फेट प्लस राइबोज 5 फॉस्फेट का हम मिक्सअप कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जो एंजाइम काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? ट्रांसकीटोलेज। कौन सा एंजाइम? इट मींस यहाँ एक्टिवेटेड एंजाइम कर रहा है, कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और सीडोफॉस्फेटुलोज से क्या बन रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इथ्रोज 4 फॉस्फेट। एंजाइम काम कर रहा है ट्रांसलोडेज। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? ट्रांसलोडेज एंजाइम यहाँ काम कर रहा है। फिर इस ट्रांसकीटोलेज एंजाइम काम करा तो क्या बना? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस फ्रक्टोज 6 5 फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट, देखा जाए तो जो हमने फर्स्ट पाथवे पढ़ाया है स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट में, दैट पाथवे विल इंपॉर्टेंट टू अस and all remaining 2 pathway are not important to us because of first pathway is a very easy pathway and we have to learn in the easy process, though these pathway oxidative reaction is the most important pathway of the Champison pathway. Next, okay, next we will discuss about the glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जो है कि इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है स्टूडेंट, हमको अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज नहीं रहेगा हमारे बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम क्या दिक्कतें हम देख सकते हैं अपने बॉडी में, क्या एक्टिविटी ऐसी होगी जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी देखें तो पहली इसके डिफिशियंसी पहला क्या होगा? इनहेरिटरी डिजीज, जनरेशन ऑफ बाय जनरेशन, मतलब जो जेनेटिक डिजीज होती है वो हो जाएगी। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज मतलब कि हमारे जो पूर्वजों को हुआ या उसके बाद हमारे पिताजी हुआ उनको हुआ, इट मींस दैट इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। ठीक है, ये सब प्रोसेस जो उनको डिजीज हो रही है ये सब डिजीज इसमें हो सकती है। उसके बाद डिफिशियंसी ऑकर्स इन ऑल सेल्स बट more severe in RBC, so that means NADPH does not synthesize. It means deficiency तो पूरे बॉडी में होगी लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा? ये आरबीसी को करेगा। और जब आरबीसी इफेक्ट करेगी तो स्टूडेंट आप जानते हैं अगर रेड ब्लड सेल भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो लिम्फोसाइट प्लेटलेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? बाकी तो आपको पता है प्लेटलेट डाउन होने से क्या होगा? इफ प्लेटलेट्स कम्स less than 50,000 K then the cause of the death. ठीक है, next, HMP shunt does not provide any DPH cause, मतलब जो HMP shunt पाथवे क्या करता है? ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को शिफ्ट नहीं करने देता है। तो अगर नहीं सकता तो क्या होता है? इससे cause 6 डिफिशियंसी, एक्युमुलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी, तो उससे इसकी कमी से अगर जब डीपीएच का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी आएगी बॉडी में, और जब हीमोग्लोबिन की कमी आएगी तो हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स कर जाएंगी, वो टूट जाएंगी, और जब रेड ब्लड टूट जाएंगी तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? स्लो हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम स्लो हो जाएगा तो क्या करेगा? हम डिजीज से फाइट नहीं कर पाएंगे। हम डिजीज से फाइट नहीं कर
पाएंगे तो हम क्या करेंगे, वी हैव लॉस टू अस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोस पेशेंट हु सफर फ्रॉम जिक्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशिएंसी डिजीज, सम ड्रग्स लाइक प्रीमापीन, सल्फामेथोक्साजोल, एसिटानिडिल। ठीक है, वो ऐसे पेशेंट जो इस डिजीज से सफर है तो क्या कर सकते हैं, प्रीमापीन ले सकते हैं जो एंटी मलेरियल ड्रग है, सल्फामेथोक्साजोल एंटी बैक्टीरियल ड्रग ले सकते हैं, और एसिटानिडिल ड्रग वो ले सकते हैं उस डिजीज को क्लियर करने के लिए, ठीक है। इस डिजीज को खत्म करने के लिए हम ये सब मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक पूरा डिस्कस करेंगे। अगर इतने टॉपिक में आपको कोई भी चीजें समझ ना आई हो, आप मेरे से बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद हम आपको आपकी क्वेरी पूरी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।